हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। है ना, चुंबक वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये चैप्टर चल रहा है। इस पर हमने शुरू से वीडियो हम बनाते आ रहे हैं। सारे वीडियो को आपको देखना जरूरी है, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे की चीजें वो समझ में आएंगी। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कूलॉम का नियम, जो व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों कहलाता है ये भी हम बताएंगे। और बच्चों, इसके पहले हम क्या देखे थे? चुंबक के गुण के बारे में जब देखे थे तो क्या होता है, दो चुंबक के सजातीय ध्रुवों को यदि पास लाया जाए तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुवों को पास लाया जाए तो क्या होता है? आकर्षण। मतलब विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित। मतलब एन एन या एस एस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। एन एस या एस एन की बात करें, क्या होगा? आकर्षण। तो उस आकर्षण बल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दो ध्रुव कहीं पर आसपास है, तो दो ध्रुव कहीं पर आसपास है तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो क्लियर हो गया, चाहे वो आकर्षण का बल लगाए या प्रतिकर्षण का बल लगाए, ये चीज तो फैक्ट है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, पर उस बल के परिमाण को हम कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा कोई फार्मूला? तो इसके लिए उन्होंने कार्य किया और एक फार्मूला दिया जो एक नियम पर आधारित है, जिसे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। तो व्युत्क्रम वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दूरी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और उसका वर्ग होता है। वर्ग मतलब घात 2, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि नियम है क्या चीज। तो ये दो ध्रुवों के मध्य बल है। ये बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेकर चलते हैं? मान लो दो ध्रुव, एक ध्रुव मान लो यहां पर क्यू M1, इससे R दूरी पर एक और ध्रुव क्यू M2। ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यहां पर कितनी है? R। ठीक है, A और B पर ये ध्रुव स्थित है। तो नियम को ध्यानपूर्वक सुनना, दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है कि इन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना। ये जैसे पहला ध्रुव यहां पर है, इसका ध्रुव प्राबल्य कितना है? QM1। ये दूसरे ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य है। तो जो बल है वो कैसे होगा? A प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2। मतलब ये पहला पार्ट है। मतलब किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी r है, उसका वर्ग करो और उसका उल्टा कर दो तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो ये दो पार्ट में है ये नियम। अब इनको कंबाइन करके यदि आप लिखना चाहें तो F इक्वल टू या F प्रोपोर्शनल टू भी रखते हैं QM1 QM2 अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर है ना। F प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आप जानते हैं एक कांस्टेंट K लेते हैं, QM1 QM2 अपान R स्क्वायर। K यहाँ पर एक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक कहा जाता है। ये डिपेंड करता है मापन की पद्धति, कौन से पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ASI पद्धति, CGS पद्धति या और कोई। और उसके साथ साथ ध्रुवों के बीच के माध्यम कि ये दोनों ध्रुव, जैसे एक ध्रुव यहां पर है, दूसरा ध्रुव यहां पर है, तो इसके बीच का माध्यम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये F इक्वल टू K QM1 QM2 अपान R स्क्वायर, ये है फार्मूला कूलॉम के नियम के अनुसार
व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों कहते हैं समझ में आ गया, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम है इसलिए इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। इसके अलावा जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, आप लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है, उसको भी व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। इसके पहले चैप्टर में कूलाम का नियम आता है विद्युत से संबंधित, वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है ना। कूलाम के नियम F = Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ऐसा वाला, यहाँ पर कांस्टेंट के है ना। यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा m डाला गया है, m मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व के लिए है, ठीक है। चुंबकत्व वाला पार्ट चल रहा है, चुंबक वाला इसलिए ऐसा। और फिर इसको यदि हम SI पद्धति में लिखें, SI पद्धति में लिखें, SI पद्धति में कांस्टेंट K का मान होता है μ0/4 पाई हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। या है ना, इसको यहाँ पर μ0 क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, या क्या कहते हैं इसको, पारगम्यता भी कहते हैं, है ना। निरपेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है μ0 को। निरपेक्ष चुंबकशीलता ये चुंबकीय क्षेत्र के चालन की शक्ति को दर्शाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र है वो किस शक्ति से वहां पर उपस्थित है इसको दर्शाता है। K = μ0/4 पाई, तो इसके आधार पर जो फार्मूला F है इसमें रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, F = μ0/4 पाई Qm1 × Qm2 अपान R स्क्वायर, इतना न्यूटन। न्यूटन SI पद्धति में बल का मात्रक है ना। F = μ0/4 पाई Qm1 Qm2 अपान R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इतना तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये μ0/4 पाई Qm1 m2 अपान R स्क्वायर न्यूटन, ये SI पद्धति में फार्मूला हो गया, जिसमें μ0 के बदले हमको क्या रखना है, 4 पाई × 10⁻⁷, और μ0 के बदले में 4 पाई × 10⁻⁷ रखना है। तो रखने के पश्चात ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ Qm1 Qm2 अपान R स्क्वायर, इतना न्यूटन। इसको कोई समीकरण नंबर दे सकते हो, 1 या इसको 1, इसको 2, ऐसा, ठीक है। तो ये सब जो था ये किसमें था, वायु या निर्वात के लिए। वायु निर्वात जिसको माध्यम नहीं माना जाता है, ठीक है, मतलब दो ध्रुवों के बीच, है ना। इस केस में ध्रुवों के बीच क्या है, वायु निर्वात है, जिसको हम माध्यम नहीं मानते हैं। कोई भी माध्यम दोनों ध्रुवों के बीच में नहीं है। अब बात आती है SI पद्धति की बात करते हैं, पर ध्रुवों के बीच में कोई अन्य माध्यम ला दिया जाता है, तो उस केस में कांस्टेंट K, जो फार्मूला था हमारा ऐसा, F = K Qm1 Qm2 अपान R स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट K, इसका मान कितना हो जाता है, μ0/4 पाई, है ना। K का मान μ/4 पाई हो जाता है। μ0 यहाँ पर आया था, दोनों में अंतर ये, यहाँ पर μ0 लेना है, यहाँ पर μ लेना है। तो μ लेंगे तो ये उस माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता हो जाती है। हाँ सॉरी, एक मिनट, माध्यम की आपेक्षिक नहीं होगा, माध्यम के निरपेक्ष ही होगा, है ना। इनका अनुपात आएगा वो, ठीक है, माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता, मतलब ये भी निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ये भी है, पर ये वायु निर्वात के लिए है और ये माध्यम के लिए है। अब इस केस में इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो फार्मूला कुछ ऐसा लिख सकते हैं, μ/4 पाई Qm1 Qm2 अपान R स्क्वायर, इतना न्यूटन, है ना। आपकी किताब में यहाँ पर न्यूटन में ही SI पद्धति में ही कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो हम SI पद्धति में ही सब कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एकांक ध्रुव को परिभाषित किया गया है ना, यूनिट पोल, है ना। ये हम निकालेंगे समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से फार्मूला हमारे पास है 10⁻⁻7 qm1 qm2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है समीकरण 2 से। एकांक ध्रुव का मतलब है जो ध्रुव प्राबल्य है वो क्या हो जाना चाहिए 1, चाहे वो +1 हो या -1 हो, ऐसी स्थिति हमको लानी है। मतलब QM2 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, F बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन, R बराबर 1 मीटर और QM1 बराबर QM2 बराबर क्या रखते हैं QM। मतलब ये दोनों ध्रुव सजाती हैं, समान परिमाण के हैं। समान परिमाण के मतलब ये जितना शक्तिशाली है ये भी उतना ही शक्तिशाली। ठीक है, क्लियर है। एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं 1 मीटर, और एक दूसरे पर कौन सा बल, कितना बल लगा रहे हैं 10 के घात -7। कौन सा बल होगा ये, प्रतिकर्षण, क्योंकि एक जैसे ध्रुव है तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, सजाती ध्रुव है तो इस केस में इस मान को यहां रखें, यहां पर F के बदले 10⁻⁻7, इधर 10⁻⁻7, ये है, इसके बदले में क्या रखेंगे QM, इसके बदले भी क्या रखेंगे QM, यहां पर क्या रखेंगे 1, R का मान 1 का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सब मान को रख के इसको आगे और सॉल्व किया जाए। आगे और सॉल्व करें तो ये 10⁻⁻7 कट जाएगा, 1 बचेगा इधर। ये QM क्या होगा, QM का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां से क्या रिजल्ट आता है, QM बराबर +-1। तो ये क्या होता है फिर, एकांक ध्रुव। ठीक है, QM का मान +-1 यदि आ जाता है तो उस केस में उसको क्या कहा जाता है, एकांक ध्रुव या यूनिट पोल कहते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई डिफिकल्टी वाली बात ही यहां पर नहीं है। तो इसकी परिभाषा कहां से देते हैं, यहां से। है ना, यहां से कैसे देंगे, एकांक ध्रुव वह ध्रुव होता है जो समान परिमाण के सजातीय ध्रुव जो उससे 1 मीटर की दूरी पर स्थित है उसे 10 के घात -7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है ना। एकांक ध्रुव वह ध्रुव होता है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव को 10⁻⁻7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। क्लियर है, एकांक ध्रुव की परिभाषा। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम में इतना ही है ना। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और हम जोड़ देते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, हम एक ध्रुव लेते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि जैसे
ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसके किसी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रख दिया जाए, ठीक है। हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देने जा रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कही जाती है। क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, एक बार और सुन लो अच्छे से, है ना, इजी है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर हम जब एकांक उत्तरी ध्रुव रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है। उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं सामान्यतः। कभी कभी पृथ्वी की तीव्रता आता है चुंबकीय क्षेत्र तो उसको H से दर्शाया जाता है, पर यहाँ पर हम संकेत B के रूप में लेंगे, है ना। इसके लिए फार्मूला भी निकालेंगे कि क्या फार्मूला यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, है ना, होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक ध्रुव लेकर चलते हैं, एक ध्रुव प्रावल्य QM, एक ध्रुव लेकर चलते हैं, है ना। और है ना, ये एक ध्रुव यहां पर है जिसका ध्रुव प्रावल्य कितना है, QM, ठीक है। ध्रुव प्रावल्य QM है, तो इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, R, ठीक है। यहां पर ये एकांक उत्तरी ध्रुव है, इसलिए इसका जो QM का मान कितना होगा, 1 होगा। एकांक उत्तरी ध्रुव होने के कारण QM का मान है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर कूलाम के नियम से यहां पर वायु निर्वात है, F बराबर μ0/4 पाई QM1 इंटू QM2/r² होता है। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई। एक आवेश, एक ध्रुव कौन सा है, QM, तो इसके बदले में क्या रखेंगे हम, QM। इसके बदले में क्या रखना पड़ेगा हमको, इसका वैल्यू, ये कितना है, 1 और r², ठीक है। इसको एक स्टेप और आगे हम लिख दें, एक स्टेप और आगे लिख दें, इसी बल को क्या कहेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको B से दर्शाएंगे तो यही बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो ये QM बटे क्या हो जाएगा, r², है ना। B बराबर μ0/4 पाई QM/r²। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, उससे संबंधित बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने लास्ट में बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आगे यूज होगा। फार्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये फार्मूला आगे अनेकों बार यूज होगा, है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सो मेनी थैंक्स। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।